नेक्स्ट चैप्टर जो आता है फोर्थ चैप्टर 8th क्लास का साइंस, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक एंड हीटिंग इफेक्ट्स। इस चैप्टर में इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में क्या रिलेशन है और एक दूसरे से कैसे प्रभावित होते हैं और हीटिंग इफेक्ट्स क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो शुरू करते हैं जो साइंस एग्जीबिशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की डिस्कवरी यानी खोज कैसे होती है। साइंस एग्जीबिशन का दिन था और पूरा स्कूल एक्साइटमेंट से भरा हुआ था। मोहिनी, आकर्ष और उनके दोस्त अलग अलग एग्जिबिट्स देख रहे थे। यहाँ पर एग्जिबिट का मतलब जो प्रदर्शन होता है किसी एग्जीबिशन में, जो मॉडल तैयार किए जाते हैं। मॉडल को एक्सप्लोर कर रहे थे और क्वेश्चन पूछ रहे थे और उनको वो साथ साथ मोहिनी, आकर्ष और उनके दोस्त नोट्स बना रहे थे। एक एग्जिबिट यानी एक प्रदर्शन ने उनका खास ध्यान खींच लिया। ये उनकी सीनियर थी, एक सुमना का वर्किंग मॉडल देख करके उस वर्किंग मॉडल में एक लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट दिखाई गई थी। इस मॉडल में नॉर्मल क्रेन के हुक की जगह एक आयरन नेल यानी एक लोहे की कील यूज की गई थी, जिसके अराउंड चारों तरफ वायर को लपेटा गया था और वायर बैटरी से कनेक्ट था। जब सुमना सर्किट को क्लोज करती थी तो नेल आयरन पेपर क्लिप को मैग्नेट की तरह ऊपर उठा लेती थी यानी खींच लेती थी। जब सर्किट को ओपन किया जाता तब पेपर क्लिप नीचे गिर जाती। मोहिनी और आकर्ष हैरान हो गए क्योंकि उन्होंने पहले पढ़ा था कि मैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन यहाँ कोई मैग्नेट तो थी नहीं, सिर्फ एक इलेक्ट्रिक सर्किट था और वो ही मैग्नेट की तरह काम कर रहा था। उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ गई और उन्होंने इस फेनोमिना को खुद इन्वेस्टिगेट करने का फैसला लिया। क्या इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, और उन्होंने इस चीज़ का इन्वेस्टिगेशन किया एक एक्टिविटी के माध्यम से। 2 ड्राइंग पिन्स, एक सेफ्टी पिन और कार्डबोर्ड की हेल्प से एक स्विच बनाओ और इस एक्टिविटी में सेल को सेल होल्डर में लगा दो। कार्डबोर्ड पर 2 नेल को फिक्स कर दो। लंबी वायर को नेल्स यानी कील के बीच में स्ट्रेच करके लगा दो ताकि वो कार्डबोर्ड से थोड़ी ऊपर रह सके। वायर के एक एंड को सेल होल्डर और दूसरे एंड को स्विच से कनेक्ट कर दो। दूसरी वायर को सेल होल्डर और स्विच के बीच में कनेक्ट कर दो। वायर के नीचे मैग्नेटिक कंपास को रख दो। अब स्विच को ऑन करो और कंपास नीडल को फिर ऑब्जर्व करो कि कंपास नीडल डिफ्लेक्ट होती है नहीं होती है। फिर स्विच को ऑफ करो और फिर ऑब्जर्व करो। इस प्रोसेस को कई बार आप रिपीट कर सकते हैं। तो ऑब्जर्वेशन में हम क्या देखते हैं, जब वायर में करंट फ्लो करता है तो कंपास नीडल अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन से डिफ्लेक्ट हो जाती है। जब करंट बंद हो जाता है तो नीडल वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाती है। हर बार स्विच ऑन करने पर नीडल मूव करती है और ऑफ करने पर वो वापस आ जाती है। तो कंपास नीडल एक छोटा मैग्नेट होता है। जब करंट फ्लो करता है तो करंट फ्लो करने पर नीडल डिफ्लेक्ट हो जाती है। तो इसका मतलब है कि करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। ये प्रूव करता है कि करंट फ्लो होने पर वायर के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। जब करंट रुक जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड भी डिसअपियर हो जाता है, ख़त्म हो जाता है और कंपास नीडल अपनी ओरिजिनल पोजीशन में दोबारा से आ जाती है। अब बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की। मैग्नेट या करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ वो रीजन जहां उसका मैग्नेटिक इफेक्ट महसूस किया जा सकता है उसे मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है। अब है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट। जब इलेक्ट्रिक करंट किसी कंडक्टर जैसे वायर में से फ्लो करता है तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। इस फेनोमेना को मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। करंट रुकते ही मैग्नेटिक फील्ड भी खत्म हो जाता है। एक है ओरस्टेड ने एक डिस्कवरी की थी। एक साइंटिस्ट हैं 1820 में, डेनमार्क के साइंटिस्ट हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड ने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच में कनेक्शन की खोज की थी कि इनके बीच में क्या कनेक्शन है, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म। एक डेमोन्स्ट्रेशन के दौरान उन्होंने नोटिस किया कि जब भी इलेक्ट्रिक करंट को ऑन या ऑफ किया जाता है तो पास रखे कंपास की निडल डिफ्लेक्ट हो जाती थी। इन्वेस्टिगेशन के बाद उन्होंने कन्फर्म किया कि इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। उनकी इस खोज ने ये एस्टेब्लिश किया कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म
एक दूसरे से लिंक्ड हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट के क्या एप्लीकेशंस हैं? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का यूज कई डिवाइस में किया जाता है, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में, इलेक्ट्रिक बेल्स में, इलेक्ट्रिक मोटर्स में और फैंस, लाउड स्पीकर्स और कई प्रकार के दूसरे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में। अब है इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है और इसे हम कैसे समझ सकते हैं? एक एक्टिविटी के माध्यम से, जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया है। इंसुलेटेड वायर को आयरन नेल, एक लोहे की कील के चारों तरफ टाइटली कॉइल की फॉर्म में लपेट दो, रैप कर दो। वायर को अधेसिव टेप से सिक्योर कर दो ताकि वो हिले नहीं। वायर के दोनों एंड्स को इलेक्ट्रिक सेल से कनेक्ट कर दो और नेल को आयरन पेपर क्लिप की जो कील है उसको आयरन पेपर क्लिप के पास ले जाओ। ऑब्जर्व करो कि क्लिप नेल से चिपकती हैं या नहीं चिपकती हैं। वायर को सेल से फिर डिस्कनेक्ट कर दो। फिर ऑब्जर्व करो कि क्लिप्स गिरती हैं या फिर नहीं गिरती। जब करंट फ्लो करता है तो जो कील है, नेल है, पेपर क्लिप को अट्रैक्ट कर लेती है। जब करंट बंद हो जाता है तो पेपर क्लिप्स गिर जाती हैं। इससे पता चलता है कि जो कील है यानी नेल है सिर्फ करंट फ्लो होने पर मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। एक दूसरे एक्सपेरिमेंट से भी हम इलेक्ट्रिसिटी के मैग्नेटिक इफेक्ट को समझ सकते हैं। यहाँ पर चार्ट पेपर को रोल बना के और उसको पेंसिल जैसा विड्थ जितना एक सिलेंडर बनाओ। इस सिलेंडर के चारों ओर लगभग 50 टर्न्स वायर के लपेटो और फिर उसकी कॉइल बना दो, जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया है। कॉइल के दोनों एंड्स के पास मैग्नेटिक कंपास रखो और कॉइल को सेल से कनेक्ट करो और कंपास नीडल को फिर ऑब्जर्व करो, जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया है। सेल डिस्कनेक्ट करो और नीडल की पोजीशन देखो। एक बार सेल कनेक्ट करो और फिर कंपास को फिर नीडल को ऑब्जर्व करो, फिर उसके बाद सेल डिस्कनेक्ट कर दो, फिर उसको ऑब्जर्व करो। अब सिलेंडर के अंदर एक आयरन की नेल रख दो यानी कील रख दो, इंसर्ट कर दो। फिर एक्सपेरिमेंट को फिर से रिपीट करो। नेल के दोनों एंड्स के पास पेपर क्लिप रखो और फिर उसको ऑब्जर्व करो, जैसा कि इस पिक्चर में ये कंपास है और ये आयरन नेल है। इसको यहाँ पर कनेक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट इसमें भेजते हैं कील में और ये कंपास जो है डिफ्लेक्शन दिखाती हैं। और ये जो नीचे वाला पिक्चर है कि कॉइल विद आयरन नेल एंड क्लिप्स, किस तरीके से वो क्लिप्स जो हैं अट्रैक्ट हो जाती हैं। अब इस एक्टिविटी से हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? करंट फ्लो होने पर कॉइल मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगती हैं। कंपास नीडल डिफ्लेक्ट होती है जो मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस को शो करती है। करंट बंद होने पर मैग्नेटिक इफेक्ट फिर गायब हो जाता है। आयरन नेल्स यानी लोहे की कील इंसर्ट करने पर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ और ज़्यादा बढ़ जाती है। कंपास नीडल में ज़्यादा डिफ्लेक्शन दिखाई देता है कील को उसमें रखने के बाद। नेल पेपर क्लिप को अट्रैक्ट करने लगते हैं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट की। एक इलेक्ट्रिक कैरिंग कॉइल को जो एक करंट कैरिंग कॉइल जो मैग्नेट की तरह बिहेव करती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट कहलाती है, जैसा कि ऊपर वाली एक्टिविटी में हमने आपको दिखाया है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर जनरली आयरन कोर यूज किया जाता है, क्योंकि आयरन कोर इलेक्ट्रोमैग्नेट को और ज़्यादा पावरफुल बना देता है। अब क्योंकि हम जानते हैं एक मैग्नेट के दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अब यहाँ हम एक्टिविटी के माध्यम से इन्वेस्टिगेट करेंगे, पता लगाएंगे कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसके कौन सा पोल नॉर्थ है और कौन सा पोल साउथ है। तो यहाँ पर इस एक एक्टिविटी में जो एक्टिविटी हमने ऊपर देखी थी उसमें बनाए गए इलेक्ट्रोमैग्नेट का एक मैग्नेटिक कंपास लो और कॉइल के दोनों एंड्स को ए और बी नाम दे दो, जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया है। कंपास को कॉइल के एंड ए के पास रख दो। कॉइल को सेल से कनेक्ट कर दो और कंपास नीडल को फिर ऑब्जर्व करो। नोट करो कि कंपास का कौन सा पोल एंड ए की तरफ अट्रैक्ट होता है। जैसे हमने पहले पढ़ा था, मैग्नेट के जो अनलाइक पोल रहते हैं एक दूसरे से अट्रैक्ट करते हैं। इसलिए यदि कंपास का नॉर्थ पोल ए है, यदि कंपास का नॉर्थ पोल एंड ए की तरफ अट्रैक्ट होता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का एंड ए साउथ पोल होगा। अब इसी प्रोसीजर को एंड बी के लिए रिपीट करो। एंड बी की पोलरिटी ऑब्जर्व करो।
तुम पाओगे कि बी की पोलरिटी एंड ए की पोलरिटी के अपोजिट होती है, यानी बी जो होगा वो नॉर्थ पोल होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट के पोल्स, जैसे कि एक नॉर्मल मैग्नेट के दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेट के भी दो पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल। अब सेल जो इलेक्ट्रोमैग्नेट में जोड़े गए हैं उनकी यदि नंबर बढ़ा दें, संख्या बढ़ा दें, तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। एक सिंगल सेल सिर्फ थोड़ा इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करता है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड बहुत कमज़ोर होता है। कंपास नीडल का डिफ्लेक्शन भी कम होता है। कोयल सिर्फ कुछ ही पेपर क्लिप्स को अट्रैक्ट कर पाती है क्योंकि उसमें एक ही सेल लगा होता है। जब ज़्यादा सेल्स यूज किए जाते हैं तो कोयल में ज़्यादा करंट फ्लो करने लगता है और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। कंपास नीडल का जो डिफ्लेक्शन है वो भी बढ़ जाता है और कोयल ज़्यादा पेपर क्लिप को अट्रैक्ट करने लगती हैं। इसमें यदि हम कोयल के टर्न बढ़ा दें तो उसका भी फ़र्क पड़ता है मैग्नेटिक इफेक्ट पर। जब कोयल के टर्न की संख्या बढ़ा दी जाती है तो इलेक्ट्रोमैग्नेट और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है और जो कोयल है वो ज़्यादा मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करने लगता है। करंट की यदि डायरेक्शन बदल दें तो उसका भी इलेक्ट्रोमैग्नेट पर फ़र्क इफेक्ट पड़ता है। ऊपर वाली एक्टिविटी में जिसमें हमने ए और बी दो एंड्स का नाम रखा था, उसमें यदि करंट की डायरेक्शन को हम रिवर्स करके देखते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेट के नॉर्थ और साउथ पोल इंटरचेंज हो जाते हैं। जो पोल पहले नॉर्थ था वो साउथ बन जाता है और जो पहले साउथ था वो नॉर्थ बन जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्ट्रेंथ को इफेक्ट करने वाले कुछ फैक्टर्स होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट को की स्ट्रेंथ को बढ़ाया भी जा सकता है। यदि कोयल में फ्लो होने वाले करंट की मात्रा को बढ़ा दें, करंट को यदि बढ़ा दें तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। कोयल के टर्न्स की संख्या बढ़ा दी जाती है तब भी वो इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। और दोनों को यदि एक साथ बढ़ा दें, यानी कोयल में जो फ्लो होने वाले करंट को और कोयल की जो टर्न है उनको दोनों को यदि बढ़ा दें तब भी इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। इलेक्ट्रोमैग्नेट के पोल को रिवर्स भी किया जा सकता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट के पोल को रिवर्स करने के लिए करंट की डायरेक्शन बदलनी पड़ती है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है, अर्थ एक जिएंट मैग्नेट की तरह काम करता है, एक बहुत बड़ी चुंबक की तरह अर्थ काम करती है। आप पहले पढ़ चुके हैं कि फ्रीली सस्पेंडेड एक मैग्नेट हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में रेस्ट करती है क्योंकि अर्थ खुद एक जिएंट मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। लेकिन अर्थ मैग्नेट की तरह क्यों बिहेव करती है? अर्थ के अंदर बहुत गहराई में कोर में लिक्विड आयरन कंटिन्यूसली मूव करता रहता है। लिक्विड आयरन की मूवमेंट से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होते हैं और ये इलेक्ट्रिक करंट अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कराते हैं। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब इसकी इंपॉर्टेंस देखते हैं। माइग्रेटरी बर्ड्स, जो पक्षी रहते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, फिश और एनिमल्स को कॉन्टिनेंट्स और ओशियन के आर पार नेविगेशन में हेल्प करते हैं। अर्थ के अराउंड प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह भी काम करता है और स्पेस से आने वाले हार्मफुल चार्ज पार्टिकल को भी ब्लॉक करता है। क्या? जो मैग्नेटिक इफेक्ट है अर्थ का, अर्थ पर लाइफ को हार्मफुल रेडिएशन से भी प्रोटेक्ट करता है। अब बात करते हैं लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट होती हैं जो क्रेन के साथ लगाए जाते हैं। क्रेन ऑपरेटर इलेक्ट्रिक करंट को ऑन या ऑफ करके मैग्नेट को कंट्रोल कर सकते हैं। जब करंट ऑन किया जाता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती हैं और आयरन या स्टील ऑब्जेक्ट को उठा लेती हैं। जब करंट को ऑफ किया जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड डिसअपियर हो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड समाप्त हो जाता है और वो ऑब्जेक्ट जो है गिर जाता है। लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज फैक्ट्रीज और स्क्रैप यार्ड में हैवी मेटल्स ऑब्जेक्ट को इधर उधर मूव करने के लिए, लिफ्ट करने के लिए या फिर सॉर्ट करने के लिए, यानी मटेरियल को अलग अलग करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच ये स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसी प्रिंसिपल पर कई डिवाइस काम करती हैं। इसमें इलेक्ट्रिक मोटर, पावर जनरेटर्स, ट्रांसफॉर्मर्स और कई मॉडर्न इलेक्ट्रिकल मशीन्स इस सिद्धांत पर काम करती हैं। अब बात करते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट को।
क्या करंट कैरिंग वायर गर्म हो जाती हैं? इसको हम एक एक्टिविटी के माध्यम से समझ सकते हैं। इस एक्टिविटी में एक स्पेशल वायर यूज की जाती है जिसे निक्रोम वायर कहा जाता है। कार्डबोर्ड पर 2 नेल्स यानी कील्स लगभग 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर फिक्स कर दो। नाइक्रोम वायर को दोनों नेल्स के बीच बांध दो। सर्किट कनेक्शन बनाओ और स्विच को ऑफ पोजीशन में रखो। नाइक्रोम वायर को टच करो और फील करो कि ये कैसी लग रही है। सर्किट को लगभग 30 सेकंड के लिए ऑन करो, फिर स्विच को ऑफ कर दो। नाइक्रोम वायर को थोड़ी देर के लिए टच करो, ज़्यादा देर तक इसको मत पकड़ो। टेम्परेचर में डिफरेंस को फिर ऑब्जर्व करो। ऑब्जर्वेशन कंफर्म करने के लिए एक्टिविटी को आप रिपीट भी कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक करंट पास होने के बाद नाइक्रोम वायर जो है वो गर्म हो जाता है। जब इलेक्ट्रिक करंट किसी कंडक्टर में फ्लो करता है तो उसके फ्लो को कुछ अपोजिशन मिलता है और इस अपोजिशन को रेजिस्टेंस कहा जाता है। यानी करंट के फ्लो होने के लिए जो अपोजिशन काम करता है उसे रेजिस्टेंस कहते हैं। अलग अलग कंडक्टर्स अलग अलग अमाउंट का रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। उदाहरण के लिए यदि नाइक्रोम वायर का रेजिस्टेंस की बात करें तो इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। सेम साइज और सेम लेंथ की कॉपर वायर का रेजिस्टेंस कम होता है। रेजिस्टेंस की वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कुछ पार्ट हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। जब इलेक्ट्रिक करंट किसी कंडक्टर से पास होता है और हीट प्रोड्यूस करता है तो इस फेनोमेनन को हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। अब जो ऊपर हमने एक्टिविटी की थी 4.5, उसमें एक सेल की जगह पे यदि हम 2 सेल की बैटरी उसमें यूज करें तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे? क्या वायर ज़्यादा गर्म होती है? एक सेल और 2 सेल में किस सेटअप में ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है? तो हम देखते हैं कि 2 सेल्स के साथ वायर ज़्यादा गर्म हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि 2 सेल ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट बनाती हैं। ज़्यादा करंट से ज़्यादा हीट जनरेट होती है और इसीलिए हीट की क्वांटिटी करंट के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करती है। वायर में हीट प्रोड्यूस होने को इफ़ेक्ट करने वाले कुछ फैक्टर्स रहते हैं। वायर में जनरेट होने वाली हीट कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जैसे वायर किस मटेरियल का बना है और वायर की मोटाई यानी थिकनेस कितनी है और वायर की लेंथ कितनी है और उसमें करंट कितना यानी मैग्नीट्यूड ऑफ करंट कितना है, करंट फ्लो होने की क्या ड्यूरेशन है, कितने समय तक उसमें करंट जो है रखा है। डेली लाइफ में कुछ एप्लायंसेस हैं जिनमें हीटिंग इफेक्ट देखने को मिलता है। आपने 7वीं क्लास में पढ़ा होगा कि इनकैंडिसेंट बल्ब का फिलामेंट इलेक्ट्रिक करंट की वजह से बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है और इसी वजह से बल्ब जो है वो चमकने लगता है, ग्लो करने लगता है। बहुत से हाउस होल्ड एप्लायंसेस यानी उपकरण भी इसी हीटिंग इफेक्ट पर, इस सिद्धांत पर काम करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक रूम हीटर और इलेक्ट्रिक स्टोव्स, इलेक्ट्रिक केटल्स, इलेक्ट्रिक आयरन्स और वाटर हीटिंग इमर्सन रॉड्स और हेयर ड्रायर। ये सभी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर काम करते हैं। ये उपकरण, इनके अंदर एक स्पेशल रॉड या कोयल यूज होती है जिसे हीटिंग एलिमेंट कहा जाता है। हीटिंग एलिमेंट करंट फ्लो होने पर हीट प्रोड्यूस करते हैं। कुछ उपकरण में रेड हॉट ग्लो भी करती है, वो चमकती भी है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में ये कन्वर्ट करते हैं। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ये एप्लायंसेस जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पर काम करते हैं, जैसे इसमें इलेक्ट्रिक रूम हीटर, इलेक्ट्रिक स्टोव्स, इलेक्ट्रिक केटल, इलेक्ट्रिक आयरन, वाटर हीटिंग इमर्सन रॉड और हेयर ड्रायर। अब हीटिंग इफेक्ट के कुछ एडवांटेज, इसमें फूड कुक कर सकते हैं, पका सकते हैं, वाटर को हीट कर सकते हैं, क्लॉथ्स आयरन कर सकते हैं, प्रेस कर सकते हैं, रूम को गर्म रख सकते हैं और हेयर ड्रायर कर सकते हैं, हेयर को ड्राई कर सकते हैं। एक्सेसिव हीट से यदि हीट ज़्यादा हो जाए तो उसके कुछ नुकसान भी होते हैं। हीटिंग इफेक्ट यूजफुल होती है लेकिन कभी कभी एक्सेसिव हीटिंग प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकती है। वायर्स में इलेक्ट्रिकल एनर्जी का लॉस होना, एप्लायंसेस का डैमेज होना, प्लग्स और सॉकेट के प्लास्टिक के जो पार्ट हैं वो पिघल जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं ज़्यादा हीटिंग इफेक्ट की वजह से। इलेक्ट्रिकल फायर लगने का भी खतरा रहता है। हाउस होल्ड सर्किट्स में कुछ सेफ्टी मेजर्स जो हैं वो कौन कौन से हैं?
ओवरहीटिंग से बचने के लिए हाउस होल्ड सर्किट में सेफ्टी डिवाइस लगाई जाती हैं। ये सेफ्टी डिवाइस एक्सेसिव करंट फ्लो को रोक सकती हैं, ओवरहीटिंग को ये कम करती हैं और एप्लियंसेस और वायरिंग की ये रक्षा करती हैं। इलेक्ट्रिकल फायर्स के चांस को भी ये कम कर देती हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जो आग लगती है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, बैटरी इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट करती है। बैटरी इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट करती है, इसे समझने के लिए हम सबसे पहले उन सबसे पुराने इलेक्ट्रिक सेल में से एक के बारे में पढ़ेंगे जो कभी बनाया गया था। उनमें है वोल्टाइक सेल। वोल्टाइक सेल, जिसे हम गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने वाला एक सिंपल डिवाइस है। यहाँ पर एक रिप्रेजेंटेशन दिखाया गया है वोल्टाइक सेल का, जिसमें रॉड्स हैं, कनेक्टिंग वायर्स हैं, इलेक्ट्रिक लैंप है और इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो रॉड के बीच में हैं। इसमें अलग अलग मटेरियल की 2 मेटल रॉड्स होती हैं और एक लिक्विड जिसे इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है इनके बीच में होता है, और एक गिलास या प्लास्टिक का एक कंटेनर यानी एक बर्तन होता है। मेटल रॉड्स को इलेक्ट्रोड्स कहा जाता है। ये इलेक्ट्रोड्स इलेक्ट्रोलाइट में पार्शियली डुबाए जाते हैं, डिप किए जाते हैं। इलेक्ट्रोलाइट आमतौर पर एक वीक एसिड सॉल्यूशन या फिर साल्ट सॉल्यूशन होता है। इलेक्ट्रोड्स और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में एक केमिकल रिएक्शन होती है। इसी केमिकल रिएक्शन की वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। जब सर्किट को कनेक्ट किया जाता है तो इलेक्ट्रिक करंट एक्सटर्नल सर्किट में फ्लो करने लगता है। करंट सर्किट के थ्रू पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है। कुछ समय बाद केमिकल सब्सटेंस धीरे धीरे यूज हो जाते हैं और इसके बाद फिर सेल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना बंद कर देती है। ऐसे सेल को फिर डेड सेल कहा जाता है। वोल्टाइक सेल और गैल्वेनिक सेल जो है, यदि इसकी हिस्ट्री की बात करें तो वोल्टाइक सेल और गैल्वेनिक सेल के नाम 2 इटली के साइंटिस्ट के नाम पर रखे गए हैं, एलिसेंड्रो वोल्टा और लुइजी गैल्वानी। 1700 के आखिर में लुइजी गैल्वानी ने ऑब्जर्व किया कि एक मरे हुए मेढक यानी डेड फ्रॉग की लेग ट्विच या फिर जर्क करती है जब उसे एक साथ 2 अलग अलग मेटल्स जैसे कॉपर या फिर आयरन से टच किया जाता है। यहाँ पर ट्विच का मतलब हिलने से, जर्क मतलब झटके लगने से होता है। उस समय साइंटिस्ट जानते थे कि इलेक्ट्रिसिटी मसल्स को मूव कर सकती है, इसलिए गैल्वानी ने सोचा था कि इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉग के अंदर से आ रही है। लेकिन एलिसेंड्रो वोल्टा की सोच कुछ अलग थी। वोल्टा का मानना था कि इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉग से नहीं बल्कि मेटल से जनरेट हो रही है, जो मेटल्स उन्होंने यूज किए थे, कॉपर और आयरन। अपनी थ्योरी को टेस्ट करने के लिए उन्होंने फ्रॉग की लेग की जगह पर साल्ट वाटर में सॉक्ड पेपर का यूज किया था, यानी भीगा हुआ पेपर उन्होंने यूज किया था, फिर भी इलेक्ट्रिक करंट बन रहा था। इस एक्सपेरिमेंट ने सिद्ध किया कि इलेक्ट्रिसिटी अलग अलग मेटल्स और कंडक्टिंग लिक्विड के कॉम्बिनेशन से बनती है। इसी डिस्कवरी ने दुनिया की पहली बैटरी की खोज यानी इन्वेंशन का रास्ता खोला और इसी के बाद बनाया गया लेमन सेल। लेमन सेल को हम एक एक्टिविटी के माध्यम से समझेंगे। एक लेमन में एक कॉपर वायर और एक आयरन की नेल लगा दो, दोनों को थोड़ी डिस्टेंस पर रखो। इसी प्रोसेस को बाकी सभी लेमन के साथ फिर रिपीट करो। कॉपर वायर और आयरन नेल को रिक्वायर्ड सीक्वेंस में कनेक्ट कर दो। कनेक्टिंग वायर की सहायता से एलईडी को पहले वाले लेमन के कॉपर वायर और लास्ट लेमन के आयरन नेल के बीच में उसे कनेक्ट कर दो। ऑब्जर्व करो कि एलईडी ग्लो करती है या नहीं करती है, जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया है। अगर एलईडी ग्लो करती है तो उसके कनेक्शन रिवर्स करके फिर उसे ऑब्जर्व करो। याद रखो, एलईडी का पॉजिटिव टर्मिनल उसकी लंबी लीड से होती है और एलईडी का नेगेटिव टर्मिनल उसकी छोटी लीड से होती है। एलईडी तभी ग्लो करेगी जब उसका पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और नेगेटिव टर्मिनल बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा। यदि एलईडी ग्लो करती है तो इसका मतलब है कि लेमन सेल सक्सेसफुली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है। लेमन सेल अब कैसे काम करता है? लेमन सेल में कॉपर वायर और आयरन नेल
इलेक्ट्रोड का काम करती हैं और लेमन जूस जो है वो इलेक्ट्रोलाइट का काम करती है। इलेक्ट्रोलाइट चार्ज पार्टिकल की मूवमेंट को अलाउ करता है, जिसके कारण इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर पाता है। लेमन जूस की जगह पर साल्ट सॉल्यूशन भी इलेक्ट्रोलाइट के रूप में यूज किया जा सकता है। वोल्टाइक सेल बनाने के लिए कई मेटल कॉम्बिनेशन यूज किए जा सकते हैं। कुछ मेटल कॉम्बिनेशंस इस प्रकार हैं। जिंक और कॉपर भी यूज कर सकते हैं, जिंक और सिल्वर भी यूज कर सकते हैं, एल्युमिनियम के साथ कॉपर यूज कर सकते हैं, आयरन के साथ कॉपर यूज कर सकते हैं, मैग्नीशियम और कॉपर यूज कर सकते हैं, लेड और कॉपर भी यूज कर सकते हैं। अलग अलग मेटल्स अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज की वजह से अलग अलग बिहेवियर दिखाते हैं। जैसे कॉपर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरह काम करता है, जिंक अक्सर नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरह काम करता है। ऐसा उनकी केमिकल प्रॉपर्टी की वजह से होता है। इन कंसेप्ट को हम हायर क्लास में और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है ड्राई सेल। वोल्टाइक सेल एक इम्पोर्टेंट साइंटिफिक डिस्कवरी थी, लेकिन ये डेली लाइफ में यूज करने के लिए बहुत कन्वीनियंट सुविधाजनक नहीं थी। आज के समय में सबसे कॉमनली यूज्ड इलेक्ट्रिक सेल में ड्राई सेल है। इन्हें ड्राई सेल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका इलेक्ट्रोलाइट लिक्विड फॉर्म में नहीं होता। इसकी जगह इलेक्ट्रोलाइट एक थिक गाढ़ा और मोइस्ट पेस्ट के रूप में होता है। एक ड्राई सेल में क्या क्या होता है, इसकी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। एक जिंक कंटेनर होता है जो नेगेटिव टर्मिनल की तरह काम करता है। सेंटर में एक कार्बन रॉड होती है जिसके ऊपर मेटल कैप लगी होती है और ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरह काम करती है। कार्बन रॉड के चारों ओर एक पेस्ट लाइक सब्सटेंस होता है जिसे इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। सेल के अंदर होने वाली केमिकल रिएक्शंस इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती हैं, जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया है। यहाँ पर है, ये है जिंक कंटेनर, ये इलेक्ट्रोलाइट और ये कार्बन रॉड और ये यहाँ पर मेटल कैप हो गई। ड्राई सेल की सिंगल यूज हो सकता है। इसका मतलब है कि जब इसके अंदर के केमिकल यूज हो जाते हैं तो ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना बंद कर देता है और इसे फिर डिस्पोज करना पड़ता है। इसी लिमिटेशन की वजह से आजकल रिचार्जेबल बैटरी का यूज बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जो रिचार्ज हो सकते हैं। अब रिचार्जेबल बैटरी क्या है, जैसा कि इन पिक्चर में दिखाया गया है। यहाँ पर बैटरी दिखाई गई है। एक लैपटॉप की बैटरी है, मोबाइल फ़ोन, कैमरा, इन्वर्टर और व्हीकल्स की बैटरी यहाँ पर दिखाई गई है और एक मोबाइल फ़ोन भी यहाँ पर चार्ज होता हुआ दिखाया गया है। रिचार्जेबल बैटरी ऐसी बैटरी होती हैं जिन्हें बार बार चार्ज करके यूज किया जा सकता है। ड्राई सेल के अपोजिट इनके एक बार यूज करने के बाद इनको फेंका नहीं जाता, डिस्पोज नहीं करा जाता। इससे वेस्ट कम होता है और लॉन्ग टर्म में पैसे की भी बचत होती है। अब इनके यूज क्या हैं? अलग अलग रिचार्जेबल बैटरी कई डिवाइस में यूज होती हैं। वॉचेज में, घड़ियों में, मोबाइल फ़ोन्स, टैबलेट्स, लैपटॉप्स, इन्वर्टर्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। इन बैटरीज की साइज़ और कैपेसिटी उनके यूज के अकॉर्डिंग अलग अलग होती है, लेकिन इनकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। रिचार्जेबल बैटरी को कई बार यूज किया जा सकता है, लेकिन ये हमेशा नहीं चलती। बार बार चार्ज और डिस्चार्ज होने के बाद इनकी परफॉर्मेंस धीरे धीरे कम हो जाती है। ये कम एनर्जी स्टोर कर पाती हैं और आखिर में इन्हें रिप्लेस करना पड़ता है। यहाँ पर एक बैटरी, लिथियम आयन बैटरी। आज के समय में लिथियम आयन बैटरी सबसे ज़्यादा यूज होने वाली एक रिचार्जेबल बैटरी है। ये लगभग हर बैटरी पावर डिवाइस में मिलती हैं, जैसे स्मार्टफोन, टैबलेट्स, लैपटॉप, स्मार्ट वॉचेज, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इसमें जो मटेरियल यूज होते हैं, लिथियम आयन बैटरी में कुछ स्पेशल मेटल्स यूज होते हैं, जैसे लिथियम और कोबाल्ट। ये मेटल्स दुनिया के कुछ ही रीजन में माइंस और प्रोसेस किए जाते हैं। इसलिए कई देश इन मटेरियल की सप्लाई सिक्योर करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये इनकी ज़्यादा खपत ना हो। पुरानी बैटरी को रिसाइकल किया जाता है और नई बैटरी टेक्नोलॉजी डेवलप की जा रही है। बैटरी टेक्नोलॉजी का फ्यूचर में क्या योगदान है? साइंटिस्ट एक नई जनरेशन की बैटरी पर काम कर रहे हैं जिसे सॉलिड स्टेट बैटरी कहा जाता है। इन बैटरी में लिक्विड या पेस्ट जैसा इलेक्ट्रोलाइट यूज नहीं होता। इनकी जगह पर सॉलिड मटेरियल का यूज किया जाता है। सॉलिड स्टेट बैटरी
के कुछ फ़ायदे हैं। ये बहुत ज़्यादा सेफ़ होंगी और जल्दी चार्ज हो सकेंगी, ज़्यादा समय तक चलेंगी और एनर्जी को ज़्यादा एफिशिएंटली अच्छे तरीके से ये स्टोर करेंगी। बेटर रिचार्जेबल बैटरी फ्यूचर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये एनवायरमेंटली फ्रेंडली इलेक्ट्रिकल सोर्स को सपोर्ट करती हैं। ये पॉल्यूशन कम करने में, सस्टेनेबल एनर्जी को प्रमोट करने में, सस्टेनेबल का मतलब है कि एनर्जी का बचाव और एनर्जी को अगली पीढ़ी के लिए रहने देना, बचा के रखना, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सपोर्ट करने में, सोलर और वाइंड एनर्जी जैसे रिन्यूएबल सोर्स की एनर्जी को स्टोर करने में इनका यूज किया जा सकता है। यहाँ पर आपका चैप्टर जो है फिनिश होता है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।